नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। आज मैं आपके सामने गणित पेडागोजी का सेकंड वाला पॉइंट क्वालिटेटिव क्वेश्चन बैंक्स या फिर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में हमको आज जो है वो चर्चा करनी है। जब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन बैंक की अगर बात की करते हैं तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन बैंक जो है हमारे काम क्या आती है या क्वेश्चन बैंक के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता क्या पड़ी, या फिर यहाँ पर बात ही आती हुई दिखाई देती है कि क्वेश्चन बैंक में जब अगर हम क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारे पास वहाँ पर आधार क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आदि बिंदुओं को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जब गणित की क्वेश्चन बैंक की अगर जब बात आती है तो उसमें ये कहा जाता है कि जो प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से उसमें जो वहाँ पर क्वेश्चंस रखे जाएंगे उनका वेटेज क्या होगा, उनका क्षेत्र क्या होगा, किस यूनिट से कितने सारे हम प्रश्नों को यहाँ पर कवर करते हुए दिखाई देंगे। जब इस प्रकार की अगर हमको बात करनी हो तो वो जो है कहीं ना कहीं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं या चर्चा में विषय आता है कि ये क्वेश्चंस बैंक में हमको किस यूनिट से कितने प्रश्न और किस प्रकार के लेने हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर चर्चा की जाती है। साथ ही साथ इसमें यह भी देखने का प्रयास किया जाता है कि क्वेश्चंस बैंक विद्यार्थियों के लिए एक यहाँ पर औषधि की तरह काम करती हुई दिखाई देती है, जिसमें क्वालिटी वाले क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम होता हुआ दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर औषधि के रूप में क्योंकि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं तो उस एग्जामिनेशन हॉल में उसे वहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो समस्याएं होती है वो वहाँ पर उसके सामने प्रश्न के रूप में होती है। तो जो प्रश्न होते हैं वही हमारी समस्या हैं और उन्हीं समस्याओं का समाधान हमको यहाँ पर बढ़िया तरीके से हम कैसे कर पाएं, इसके लिए जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता होती है। प्लस यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि आपके पास यहाँ पर विद्यार्थी उसमें कितनी बढ़िया तरीके से उस चैप्टर विशेष में, उस सब्जेक्ट विशेष में कितना जो है बढ़िया वाला क्वालिटी वाला अपना परफॉर्मेंस दे सकता है, ये सब बातें डिपेंड ऑन करती है वो है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक पर। कहा भी ये जाता है कि आपके पास किसी सब्जेक्ट का कितना ही ज्ञान क्यों न हो, लेकिन यदि अगर उसने उससे रिलेटेड किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यदि उन समस्याओं पर उसने चर्चा नहीं की तो इसका मतलब ये होता हुआ दिखाई देगा कि उसका जो परफॉर्मेंस आना चाहिए, जिस प्रकार से उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखता है उस प्रकार से उसको स्कोर गेन करना चाहिए, ये बातें जो है उसमें वहां पर कहीं ना कहीं नहीं आती हुई दिखाई देती। तो इसलिए जीवन में यहाँ पर अभ्यास, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि लॉ ऑफ प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में कई बार बातें ये भी कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। यदि आप यहाँ पर किसी बात को लेकर के बार बार अभ्यास अगर करते हैं तो अभ्यास करने से आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज में यहाँ पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होकर के उसमें और बेस्ट वाला परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए एक प्रकार से प्रश्नों का संग्रह और उस प्रश्नों को संग्रह करने के लिए एक एक्सपर्ट जब अगर क्वेश्चंस बैंक तैयार करता है तो उस एक्सपर्ट को कौन कौन सी क्वालिटेटिव बातें जो है वो यहाँ पर याद रखनी चाहिए, कौन कौन से आधार याद रखने चाहिए, जिसकी सहायता से लगे कि नहीं हाँ यदि क्वेश्चंस बैंक अगर हम पढ़ें तो वो क्वेश्चंस बैंक जो है ये है, इससे बेहतर जो है कोई और हो नहीं सकती। पर उसके लिए वहाँ पर टीचर को कई सारे मैराथन वाले पॉइंट से गुजरना होता है और कई सारे मैराथन वाले पॉइंट से गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती हुई दिखाई देती है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास विश्वसनीयता। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर विश्वसनीयता आती है उसी प्रकार से हमारे पास वैधता होती है, एक वस्तुनिष्ठता वाला पॉइंट है, एक हमारे पास मानक होता है, एक डिफिकल्टी लेवल होता है, एक हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो लेवल होता है। ये आदि प्रकार की बातें किसी प्रश्न को तैयार करने से पहले जो है वो हमको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए या सोचना चाहिए, और तब जाकर के यदि हम यहाँ पर प्रश्नों का चयन करते हैं तो हमसे बेहतर जो है वो प्रश्न कोई नहीं बना सकते। और उन प्रश्नों का अगर आपने इतने बेहतर और क्वालिटी वाले अगर क्वेश्चंस को अराइज कर दिए, बना दिए,
तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो हम भी जब कक्ष में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारे सब्जेक्ट विषय से रिलेटेड हमको जो है वहाँ पर प्रश्न तैयार करने हैं। तो उन प्रश्नों को तैयार करने के लिए हमने ये कहा कि विश्वसनीयता, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर वैधता, वस्तुनिष्ठता, कितना कठिन है, कितना वो लोगों के मध्य जो है वो अंतर कर सकता है, क्या उसके मानक होने चाहिए, कितना जो है वो इजी गोइंग टास्क में एक पर्टिकुलर टाइम में उसको सॉल्व किया जा सकता है, आदि प्रकार की बातों को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा या विषय या जब उस पर डिस्कस जो है वो किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला नाम हमारे पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, वो है यहाँ पर क्या, तो वो है आपके पास विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मीन्स रिलायबिलिटी। और जब अगर हम यहाँ पर रिलायबिलिटी के लिए बात अगर करें तो ये वाला जो टाइटल है कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी के बारे में हम जानते हैं, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में आगे ले जाने वाला पॉइंट है। हाँ, ये सब लोग जान सकते हैं कि कोई भी प्रश्न जब अगर क्वेश्चन बैंक में अगर रखा जाता है तो वो क्वेश्चन बैंक का जो प्रश्न हो वो रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। और रिलायबल और विश्वसनीयता का मतलब यहाँ पर क्या, तो रिलायबल और विश्वसनीयता का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी, वन वर्ड जो इसका मीनिंग जाता है वो है हमारे पास यहाँ पर कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी को आपको जो लिखा हुआ मिलेगा, या तो वहां लिखा हुआ मिल सकता है आपको एक रूपता, या जो है उसका हिंदी लिखा हुआ मिल सकता है वो है हमारे पास यहां पर संगतता। तो ये दो शब्द विश्वसनीयता के कॉन्टेक्स्ट में कि एक है आपके पास एक रूपता और दूसरा है आपके पास यहां पर संगतता। और इंग्लिश वर्जन अगर हम यहां पर देखें तो वो है हमारे पास यहां पर कंसिस्टेंसी। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे द्वारा यहां पर प्रश्न बनाए जाएंगे, उन प्रश्नों के जो उत्तर आते हैं उन उत्तरों में जो है वहां पर बार बार वेरिएशन वाली कोई संभावनाएं न हो। अर्थात वहां पर विद्यार्थी पहली बार में जब अगर उसको अटेम्प्ट करे, दूसरी बार में करे, तीसरी बार में करे, चौथी बार में करे, तो जब उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करे तो उनके प्रश्नों के जो आंसर्स होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें एक रूपता होनी चाहिए। और जब अगर उसमें वहां पर इस प्रकार की कंडीशन अवेलेबल है तो हम ये कह सकते हैं, हम जो है वो ये कहने के योग्य हैं कि हाँ, इस क्वेश्चंस बैंक के जो क्वेश्चंस हैं वो सब के सब रिलायबल हैं। और उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए और अगर हम यहां पर अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं तो उन्होंने ये कहा कि 4 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। अब यहां पर 4 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या यही होती है? नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यहां पर रिलायबिलिटी के टाइप्स होते हैं। लेकिन हमको यहां पर विश्वसनीयता की कम से कम कि विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए वो 3, 4, 5 विधियों के नाम तो कहीं ना कहीं पता हो। अगर ये 4-5 विधियों के नाम अगर हमको पता होंगे तो इसकी सहायता से क्या होगा, तो उसने ये कहा कि अगर उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से विश्वसनीयता ज्ञात करने की कौन सी विधि नहीं है, तब हमारे सामने यहां पर जो नाम आया कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी, या फिर हमारे पास यहां पर टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, या फिर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, या इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। तो ये हमारे पास यहां पर 4 नाम इसमें आते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा एक जो है यहां पर रिलायबिलिटी का टाइप्स स्प्लिट हॉप मेथड से भी जो है वो रिलायबिलिटी ज्ञात की जाती है। तो नाम याद हो और याद करना पड़ेगा कि इंटररेटर वाला पॉइंट, या फिर हमारे पास यहां पर टेस्ट रिटेस्ट वाला, या पैरेलल फॉर्म वाला, या इंटरनल कंसिस्टेंसी वाला फॉर्म, या फिर हमारे पास यहाँ पर स्प्लिट हॉप मेथड की सहायता से जो है हम कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी को देखने का प्रयास करते हैं। अब पहला नाम उसने जो लिया वो लिया यहाँ पर इंटर रेटर रिलायबिलिटी। तो उसने ये कहा कि यदि हमारे पास क्वेश्चन बैंक का कोई एक प्रश्न उठाया और उस एक प्रश्न को नंबर 1 विद्यार्थी को दिया और वही प्रश्न जो है वो नंबर 2 के विद्यार्थी को दिया, तो यहां पर नंबर 1 और नंबर 2 के विद्यार्थियों को जब अगर हम देंगे और इसका जब प्रॉपर हमारे पास यहां पर हजारों विद्यार्थियों को जब वो प्रश्न देंगे और जब उसका डेटा आएगा तो वहां पर
जो कोफिशिएंट गुणांक आपके पास यहाँ पर रिलायबिलिटी का निकलेगा उसके बिहाव पर फिर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न को इसके अंदर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए उसने वहां पर उसको नाम दिया, वो दिया इंटर रेटर रिलायबिलिटी, जिसमें यहाँ पर अगर एक एक प्रश्नों को इस प्रकार से यहाँ पर क्राइटेरिया पर कसौटी पर जो है कसा गया और देखा गया और उसके बाद जो है उसका यहाँ पर रिलायबिलिटी का जो है कोफिशिएंट निकाला गया। तो जब कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी जब निकाली गई, विश्वसनीयता गुणांक निकाला गया, तो उसके बिहाव पर फिर ये तय होगा कि हाँ ये प्रश्न जो है वो कितना पावरफुल है, कितना रिलायबल है। फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने अलग अलग विद्यार्थियों को दिया तो थोड़ा सा इसमें ये लगता है कि इसके बजाय ये वाला पॉइंट शायद ज़्यादा बेटर लगता हुआ दिखाई देता है कि कहीं हमारे पास टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी हो तो ये ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उसने लिखा स्टूडेंट नंबर 1, फिर यहाँ पर लिखा जो है उसने स्टूडेंट नंबर 2। तो ये जो स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2, तो ये नंबर 1 और नंबर 2 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है। तो उसने कहा कि स्टूडेंट नंबर 1 में ये स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास एक ही है, जिसमें उसने कहा कि टेस्ट और रीटेस्ट। तो पहले उसको प्रश्न दिया, फिर वापस उसको वही प्रश्न दिया, मतलब स्टूडेंट यहाँ पर एक ही है। इसमें जो है अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे तो ये लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर टाइम 2 कि पहले उस विद्यार्थी को 10:15 पर अगर कोई कंटेंट दिया गया या प्रश्न दिया गया, वही प्रश्न जो है वो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात फिर से उसको वहां पर दिया गया। तो जब अगर हमने यहाँ पर एक ही प्रश्न के एक विद्यार्थी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे हम यहाँ पर कई सारे सैंपल क्वेश्चंस के लेकर के कई सारे विद्यार्थियों को दे करके कि पहले उसको दे दें, वो सॉल्व कर दें, फिर उसके बाद में जो है वापस को कुछ समय पश्चात दें, फिर जो है उसको वहां पर वो देखने का प्रयास करें। तो जब इस प्रकार से अगर वो देखने का प्रयास करता है तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाता है, तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी के नाम से हम जानते हैं। अपने लिए बहुत बढ़िया बात ये हो जाएगी कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर डिसाइड करते हैं, उसी प्रकार से हम क्वेश्चंस बैंक के लिए भी इन क्राइटेरिया को अपनाते हैं, जिसमें आपके पास टेस्ट रिटेस्ट वाला पॉइंट आता हुआ दिखाई दिया। फिर आपके पास आया कि हम अगर ऐसा करें तो कि क्वेश्चन बैंक के 2 सेट बना लें, और 2 सेट बना लें तो उसने उसको वहां पर नाम दिया पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। उसने जो है उसको वहां पर नाम क्या दिया, तो उसने वहां पर नाम दिया पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म में उसने यहां पर कहा कि जो है एक आपके पास यहां पर और ये जो है आपके पास, मतलब 2 सेट तैयार जो है उसने यहां पर कर लिए कि इधर की तरफ आपके पास क्वेश्चन बैंक में अगर 100 प्रश्न है, दूसरी तरफ भी जो है वो आपके पास यहाँ पर 100 प्रश्न हैं, और ये 100 प्रश्नों का जो है वो देखना चाहता है कि इसके मध्य जो है वो सेम जो अगर उसने यहाँ पर ऐसा कि एक प्रश्न अगर ए वाली क्वेश्चन बैंक में अंडरस्टैंडिंग का है तो दूसरी वाले बैंक में भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग का होगा। 2 नंबर का प्रश्न यदि मूल्यांकन स्तर का है, एवल्यूशन स्तर का है, तो उधर वाली में भी जो है वो एवल्यूशन वाला होगा। तीसरा वाला प्रश्न यदि एनालिसिस लेवल वाला है तो उधर की तरफ भी जो है वो एनालिसिस वाला पॉइंट होगा। तो इसलिए जो है उसको यहाँ पर उसने नाम दे दिया, और वो नाम क्या है, तो वो है आपके पास यहाँ पर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। फिर जो चौथा इसमें यहाँ पर नाम देता हुआ दिखाई देता है, वो दिया उसने यहाँ पर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब यहाँ पर किसी भी क्वेश्चंस बैंक की जो है वो आंतरिक रूप से कितना जो है वो रिलायबल है, कितना जो है वो प्रश्न स्ट्रॉन्ग है, जब उसको अगर हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। तो बात ये आई कि अभी हमें यहाँ पर नाम याद रह जाएं कि रिलायबिलिटी भी हम यहाँ पर इनकी प्रश्नों की कहीं ना कहीं निकालनी चाहिए, और उस समय जब अगर हम वहाँ पर उसमें रिलायबिलिटी अगर निकाल लेते हैं तो फिर अगला पॉइंट ये आता है कि कौन कौन से तरीके होते हैं। तो इंटररेटर वाला आया, टेस्ट रिटेस्ट वाला आया, पैरेलल फॉर्म वाला आया, और इंटरनल कंसिस्टेंसी वाला फॉर्म आया कि हम यहाँ पर इसके बिहाव पर देखने का प्रयास करते हैं। और एक नाम जो है मैंने आपको और बताया था कि स्प्लिट हॉप मेथड से भी कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी को ज्ञात किया जाता है।
स्प्लिट हाफ में इसका नाम ही है स्प्लिट हाफ, मतलब आधा कर देना। आधा करने का मतलब ये है कि यदि हमारे क्वेश्चन बैंक में 100 प्रश्न हैं तो 1 3 5 7 9 ऐसे निकाल लिए, और दूसरी तरफ 2 4 6 8 10 12 14 18 इस प्रकार से निकाल लिए। तो जो ये तरीका होता है वो आपके पास वहां पर स्प्लिट हाफ वाला तरीका आता हुआ दिखाई देता है। अब यहां से जब अगर हम आगे चलते हैं तो अगला नाम जो है वो हमारे पास यहां पर आता है वैधता का। वैधता में जो हमारे पास यहां पर एक वर्ड में इसको अगर डिफाइन करें तो वो एक वर्ड है हमारे पास यहां पर सत्यता। तो ये जो हमारे पास यहां पर सत्यता वाला जो पॉइंट है, सत्यता वाला जो पॉइंट है, तो ये सत्यता वाला पॉइंट इट मींस यहां पर ट्रूथफुलनेस। इट मींस जो है वो आपके पास यहां पर ट्रूथफुलनेस, अर्थात जब हमारे द्वारा अगर क्वेश्चंस बैंक तैयार की जाए तो क्या वो प्रश्नों में जो है या उस क्वेश्चन बैंक में यहां पर सत्यता होनी चाहिए, तो आंसर आता है कि यस। और यदि वो ट्रूथफुलनेस नहीं है, जैसे वहां पर आपके पास गए कंसिस्टेंसी, यहां पर गया आपके पास ट्रूथफुलनेस, यदि वो अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा क्वेश्चंस बैंक बनाई गई जो है उस क्वेश्चन बैंक से हम यहाँ पर विद्यार्थियों से एक प्रॉपर प्रकार का रिस्पॉन्स ले पाएंगे या उनका रिस्पॉन्स जो है वो सत्य आते हुए दिखाई देंगे, ये हम यहाँ पर नहीं कह सकते। तो इसलिए वैधता से तात्पर्य ये होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर परीक्षण हो, बैंक हो, उसमें वहाँ पर दिया गया जो कंटेंट है, उसमें जो दिए गए वहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैटर है, ये जो हमारे पास वहाँ पर क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पर कितने ट्रूथफुलनेस के साथ सही वाली चीज़ें जो है वो स्टूडेंट से निकलवाने में सफल होते हैं, तो उस बात को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर वैधता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें नाम आते हुए दिखाई दिए उसमें क्या उसने फेस वैलिडिटी, ये भी बहुत बड़ा वैल्यू करता है फेस वैलिडिटी वाला पॉइंट, कि हम देखते ही ये पहचान जाएं कि इस क्वेश्चंस बैंक में जो है यहाँ पर गणित की अंडरस्टैंडिंग को सही तरीके से ट्रूथफुलनेस तरीके से जो है वो अज्यूम करने में सफल है या नहीं है। तो यहां पर मतलब ये अगर देखा जाए तो फेस वैलिडिटी मतलब बहुत बड़ी कोई प्रोसेस को फॉलो अप नहीं करना पड़ता। नाम आ गए यहां पर फेस वैलिडिटी, और देखते ही पता लगा लेना कि इसके चेहरे समझ में आ जाता है क्वेश्चंस बैंक के। फिर यहां पर दूसरा टाइटल आया, वो आया आपके पास यहां पर कंटेंट वैलिडिटी। तो जब अगर हमारे पास यहां पर कंटेंट वैलिडिटी अर्थात उसके अंदर जो कंटेंट रखा है, उसके अंदर जो विषय वस्तु रखी गई है, तो वो विषय वस्तु जो है वो कितने, जो हमने यहां पर टाइटल दे रखा है कि गणित की क्वेश्चंस बैंक और गणित की क्वालिटेटिव क्वेश्चंस बैंक, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कितनी पावरफुल वहां पर बैठती हुई दिखाई देती है। तो ये वाला नाम आपके पास यहां पर आता हुआ दिखाई देता है, जिसको डिनोट करता है वो है कंटेंट वैलिडिटी। एक हमारे पास यहां पर कनकरेंट वैलिडिटी। कनकरेंट वैलिडिटी का मतलब ये है कि मान लो पहले से गणित की कोई क्वेश्चंस बैंक तैयार हो और मैं जो है वहां पर कोई नई क्वेश्चंस बैंक तैयार कर रहा हूं, तो मेरी क्वेश्चन में या मेरे द्वारा जो अभी वर्तमान में यहाँ पर जो क्वेश्चंस बैंक तैयार की जा रही है, वो पहले से यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक हैं उसके बिहाव पर जो है उसमें प्रॉपर तरीके से वैलिडिटी आती हुई दिखाई देती है या नहीं। या जिस प्रकार से वो वाला बैंक जो है क्वेश्चन बैंक यहाँ पर सत्यता को असेस करने में पॉसिबल है, उसी प्रकार से ये मेरे द्वारा जो अभी वर्तमान में बनाया गया कि ये भी पॉसिबल है या नहीं है। तो इस बात को यहाँ पर देखने और समझने के लिए हमको यहाँ पर कनकरेंट वैलिडिटी को अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नाम आया और चौथा वाला जो है वो है आपके पास यहाँ पर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि यदि इस क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस अगर आपने यहाँ पर लगा ली है, वो चाहे मैथ्स की हो, वो चाहे जो है यहाँ पर बायोलॉजी की हो, वो चाहे जो है आपके पास हिंदी की हो, वो चाहे एनवायरनमेंट की हो, तो हम ये कह सकते हैं इसके बिहाव पर ये तय किया जा सकता है कि आप जिस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं, जिस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चंस बैंक जो है वो यहाँ पर पूर्व कथन कर सकती है कि आपको वहां पर जरा भी ये नहीं लगेगा कि मैं एग्जाम देने आया हूं, क्योंकि आपने उस प्रकार के प्रश्नों का
शानदार तरीके से जो है वो पहले ही अभ्यास और प्रैक्टिस कर ली है, इसलिए आपको उसमें तकलीफ यहां पर नहीं जाएगी। तो हमारे से यहां पर ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैलिडिटी का टाइटल है या नहीं है। तो कौन सा है या टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में तो क्या इतनी है आंसर है? नहीं, और भी है, लेकिन हमारे पास फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कनकरेंट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो हमारे पास यहां पर मेन रूप में इसमें कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई देती है। फिर यहां से चले आगे तो अगला पॉइंट आया पद विश्लेषण। बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है, आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस का मतलब यह है कि हमने हमारी क्वेश्चंस बैंक में जो क्वेश्चंस रखे हैं उनका विश्लेषण करना, और जब उनका विश्लेषण करने की अगर बारी आती है तो वो कहलाता है हमारे पास यहां पर पद विश्लेषण। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में यहां पर कई प्रकार से गलतियां हो सकती है। हो सकता है उसमें वहां पर एक्सपर्ट को दिखाया तो उसने कहा कि भाषा का ये शब्द जो है क्लिष्ट है, इसको हटाइए। विद्यार्थियों को पर्टिकुलर को अगर दिया तो उन्होंने कहा कि ये शब्द जो है समझ में नहीं आता, ये इसके हिसाब से हमको और कोई मीनिंग समझ में आता है, या कोई ऐसा शब्द तो वहां पर यूज नहीं हो गया जो दो मीनिंग दे करके जा रहा है। तो जब अगर वो 2 मीनिंग दे करके जा रहा है, या उसकी भाषा कठिन है, या उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, तो जब अगर हम यहाँ पर आइटम मतलब प्रश्न और जब उसका एनालिसिस करते हैं तो इन सब सारी बातों का पता लगा लेते हैं और फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि इसका पता लगना भी बहुत ज़रूरी है, इसका पता लगाना भी जो है वो बहुत ज़रूरी यहाँ पर रहता है। और यदि बाइलिंगुअल है तो दोनों माध्यमों में जो पूछा गया प्रश्न, क्या विद्यार्थी को वो उसी रूप में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सत्य रूप में इंफॉर्मेशन दे रहा है, या ट्रांसलेशन कुछ और किया है, विद्यार्थी कुछ और समझ रहा है? क्या ऐसा भी होता है? आंसर है यस। कई बार जो है वो हमारे पेपर भी जो आप लोगों के टीचर एबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं उसमें एप्टीट्यूड को अभिवृत्ति लिख देते हैं। क्या वो प्रश्न यहां पर सत्यता की कैटेगरी पर जाता है? नहीं, क्योंकि हिंदी माध्यम वाला जो व्यक्ति होगा वो तो अभिवृत्ति एटीट्यूड को डिफाइन करेगा, उसका उत्तर ढूंढेगा, और इंग्लिश वाला जो है वो एप्टीट्यूड ढूंढ रहा है, विषमता को ढूंढ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कि आइटम एनालिसिस में एक्सपर्ट के पास जाए, विद्यार्थियों के पास जब हम पहले से बनाने से पहले अगर उसको देखें कि क्या गलती है क्या नहीं है, और चाहे भाषा की गलती हो आदि प्रकार की, जब अगर हम यहाँ पर गलतियों को उसमें ढूंढ करके एक क्वालिटी वाला प्रश्न तैयार कर लेते हैं तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ आइटम एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से हमने कर लिया। फिर उसके बाद आता है कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल। देखना पड़ेगा क्लास कौन सी है। फिर यहां पर यह भी देखना पड़ेगा डिफिकल्टी लेवल में पहला पॉइंट तो देखना पड़ेगा कि इनटेक हमारे पास यहां पर किस प्रकार का है, सामने किस प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए हैं। फिर हमको यहां पर जो है इसमें कठिनाई स्तर में डिफिकल्टी में ये भी देखना पड़ेगा लेवल में कि ऐसा तो नहीं है कि सारे ही विद्यार्थियों ने 100 में से 100 विद्यार्थियों ने उस प्रश्न को सही अटेम्प्ट कर दिया। ऐसे प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता है। फिर यहां पर आपके पास जो है वो ऐसा तो नहीं है कि 100 में से 100 लोगों से वो प्रश्न नहीं बना, 100 के 100 विद्यार्थियों से प्रश्न नहीं बना, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न भी है तो ऐसे प्रश्न पूछने का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल भी अगर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। फिर यहाँ पर बात आता है डिस्क्रिमिनेशन लेवल। डिस्क्रिमिनेशन लेवल का एक ही मतलब है कि जो भी हमारे द्वारा प्रश्न पूछे जाएं वो गिफ्टेड, वो एवरेज और बिलो एवरेज के मध्य कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करने में सक्षम हो। तो क्वेश्चंस बैंक में भी हमको यहां पर इस प्रकार के प्रश्न रख देने चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से सभी विद्यार्थियों में यहां पर अंतर करने का दमखम रखता हो। उस वाले पॉइंट को हम यहां पर डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जानते हैं, विधिकरण के नाम से जानते हैं। फिर यहां पर बात आई, वो आया यहां पर आपके पास मानक का, कि जो भी आपके द्वारा क्वेश्चंस बैंक तैयार की जाएगी उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड के लिए, किस वर्ग के लिए है, किस क्षेत्र के लिए है। क्योंकि अगर वो सारी बातें आपने अप्लाई नहीं करी तो फिर आपके द्वारा बनाई गई क्वेश्चंस बैंक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और लास्ट पॉइंट यहां पर इसमें ये आता हुआ दिखाई देता है कि जो भी आप क्वेश्चंस बैंक तैयार करो
उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी का गुण होना चाहिए। यदि सब्जेक्टिविटी का गुण है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा जो बनाई गई क्वेश्चंस बैंक है उसमें कोई ज़्यादा दमखम नहीं है और ये वेरी करती रहेगी। तो इसलिए सब्जेक्टिव नहीं हो, वो हो ऑब्जेक्टिव। और जितना ज़्यादा और जितना बेहतर तरीके से कोई व्यक्ति अगर उसको ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर बना लेगा तो उतना ज़्यादा बेटर होता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ से हम जाते हैं तो कई बार इसमें प्रश्न ये आता है कि हमारी एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं ओपन एंडेड प्रश्न क्या, क्लोज एंडेड प्रश्न क्या। तो ये नाम, ये खुले अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न, ये होते क्या हैं? मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दो प्रकार की इसमें चर्चाएं होती है, एक ओपन एंडेड, एक आपके पास क्लोज एंडेड। बहुत सिंपल टाइटल है, इसलिए ध्यान से और एक बार में जो है इसको यहाँ पर काम जो है वो सुन लेना। जब हमारे पास यहाँ पर आया उसने कहा ओपन, तो ओपन का मतलब यहाँ पर खुला, तो खुले का मतलब क्या? खुले का मतलब ये कि जैसे मेरे पास ये एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी मेरे पास ये है, ये एक विद्यार्थी है और ये विद्यार्थी है। तो यहां पर जब इसका उत्तर जब अगर दिया जाए तो जैसे हमने कहा कि आणविक गणित में 100 में से 70 अंक ही क्यों मिले। अब जब अगर आपके पास यहां पर आया तो ये क्यों का उत्तर जो है ये अलग टाइप से देगा, ये जो है अलग टाइप से देगा, ये अलग टाइप से देगा और ये वाला जो है वो आपके पास अलग टाइप से देगा। तो जब अगर हम यहां पर किसी चीज को जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ले जाते हैं, जब वहां पर हमारे पास निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं, जो हमारे पास यहां पर लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, जिसका यहां पर शब्दों का जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्ट और फिक्स वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, वहां पर जब सब अपने अपने विचारों के हिसाब से, सब अपने अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, सबको अपनी क्रिएटिविटी लगाने का, सृजनात्मकता लगाने का सब को मौका मिल जाए, तो इस प्रकार के जब प्रश्न अगर एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं तो वो जो है हमारे पास यहां पर क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो इसलिए यहां पर ओपन एंडेड प्रश्न में आप ये ध्यान रखें कि इसमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति अर्थात प्रत्येक लर्नर जब अपने अपने हिसाब से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगा तो वो वाली बात जो है वो यहां पर क्या रहेगी? तो उसको हम यहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। फिर यहां से जब अगर हम इसमें आगे चलें तो अगला नाम जो है वो अपने पास आता हुआ दिखाई देगा, वो है आपके पास क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब ऐसा कि आपके सामने चाहे यहां पर लाखों करोड़ों लर्नर्स भी बैठे हुए हों, तब भी वहां पर उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उस पर वहां पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसको जो है एक सीमाओं के अंदर बांध दिया जाएगा। वो सीमाओं के अंदर बांधने का तरीका यार ये रहेगा कि कोई प्रश्न ऐसा पूछा जिसका उत्तर हाँ या नहीं में ले लिया, कोई प्रश्न ऐसा पूछा जिसका उत्तर जो है वो सत्य या असत्य वाले फॉर्म में जो है वो ले लिया, या कोई प्रश्न ऐसा पूछा जो यहां पर 4 ऑप्शन उसके सामने दे दिए और उस 4 ऑप्शन में से जो है उसको उत्तर लगाने हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम यहां पर बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं, या इस प्रकार के प्रश्नों को जो है वो हम यहां पर क्लोज एंडेड प्रश्न कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई क्रिएटिविटी लगाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड में जाते हैं, जो हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्टिव नेचर वाले जो प्रश्न होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो सब क्लोज एंडेड में जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी सृजनात्मकता का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर किसी विद्यार्थी को, किसी लर्नर को टीचर ने अगर प्रश्न किया कि क्या आपको गणित पढ़ना पसंद है, यस या नो में जवाब दो, बात खत्म। 2 और 2 5 होते हैं,
सत्य असत्य, बस केवल इस पर जवाब दिए, इसके अलावा कोई जवाब नहीं चाहिए। तो जब अगर इस प्रकार की कंडीशन हो तो वो टाइटल होते हैं आपके पास कि जहां आपको बांध दिया गया है, जहां आपकी क्रिएटिविटी का कोई मतलब नहीं है, और वो जो उसने वहां पर सामने की तरफ जो रिस्पॉन्स रखे उसे बिहाफ पर जब हमको उत्तर देने की बात आती है तो वो हमारे पास यहां पर क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे यहां पर हमने एक प्रश्न लिया इसमें कि 8वीं कक्षा चौथी में गणित में 50 अंक प्राप्त करती है, यह निम्न में से क्या है। ऑप्शन दे दिया कि असेसमेंट है, कि मेजरमेंट है, कि इवोल्यूशन है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो उसने कहा कि 8वीं कक्षा चौथी में गणित में 50 अंक प्राप्त करती है। क्या होना चाहिए बताइए आपके हिसाब से उत्तर इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये आकलन मापन ये मूल्यांकन वाला कॉन्सेप्ट जो है जानते हैं। क्या होना चाहिए जल्दी से उत्तर, रिस्पॉन्स फास्ट। अब यहां पर जो है आप इसमें सब लोगों ने इसमें उत्तर दिया। अब इसमें कंडीशन ये है कि ये चैप्टर जो है हमारा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है और हम इसमें यहां पर जानते हैं कि ये उसने कहा कि गणित में 50 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब है कि अभी जो है उसको यहां पर ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये 50 अंक लाने के बाद जो है वो पास हुई है फेल हुई है। तो जब हमने डिक्लेयर नहीं किया तो उससे पहले वाली जो प्रोसेस होती है वो हमारे पास असेसमेंट है, क्योंकि जो हमारे पास साइकोलॉजिकल वेरिएबल की जब टेस्टिंग करते हैं तो उस टेस्टिंग को हम यहाँ पर असेसमेंट के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो इसका उत्तर उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर जो गया वो क्या गया, तो वो गया आपके पास ए फॉर एप्पल। अब यहां पर किसी ने बी लगाया और किसी ने सी लगाया, किसी ने डी, पर इसके अलावा और कोई उत्तर देने की पॉसिबिलिटीज को जो है वो यहां पर खत्म कर दिया गया। जैसे अगर मान लो हम बात करें कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो या जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उस समय आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन सारे जो मिलते हैं वो सब क्लोज एंडेड मिलते हैं। मैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर 9th क्लास के किसी क्वेश्चन पेपर की या 10th क्लास के किसी क्वेश्चन पेपर की बात यहां पर नहीं कर रहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है आपके पास कि टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है 1 के 4 ऑप्शन बहुविकल्पी प्रश्न। और इसलिए वहां पर जब आपके पास बात आती हुई दिखाई दी तो वो उसमें क्या गया कि ये सारे किसके एग्जाम्पल बनते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे अब वहां पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज एंडेड प्रश्न नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको वहां पर ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी बातें जो आपको खुले मैदान में सारे विद्यार्थियों को अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करने का मौका दे वो ओपन एंडेड रहेंगे, और जो बांध दे, जो एक निश्चित सीमाओं के अंदर बांधे, उस प्रकार के प्रश्न आपके पास यहां पर क्या रहेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा यहां पर महत्वपूर्ण टाइटल। ठीक, बाकी इसके आगे वाला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद।